कला संस्कृति में पहले हम बात करते हैं किसकी? स्थापत्य कला की। किसकी? स्थापत्य कला। यानी मेवाड़ में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल रहा है वो किसका रहा है? किसका रहा है? महाराणा कुंभा। आपने पढ़ा होगा इतिहास में। यानी सबसे ज्यादा जो निर्माण काल, जैसे कि आपने वीर विनोद का नाम सुना है, श्यामल दास की वीर विनोद है, रचना है, और उसमें अच्छा कौन सी रचना? वीर विनोद। वीर विनोद में कहा गया है कि जो मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, कौन सी कला का? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको माना जाता है? किसके काल को? महाराणा कुंभा के काल को। यह वीर विनोद ही कहती है कि राजस्थान में कुल यानी जितने भी किले हैं, कितने? 84, उनमें से निर्मित 32 किलों का निर्माण किसने कराया है? तो सबसे ज्यादा जो निर्माण काल हुए वो किलों के हुए हैं। अब देखो, यदि हम आपको क्या पढ़ाएंगे? किले। तो किलों के साथ साथ किले पढ़ाने पर आप देखेंगे किले में क्या मंदिर भी मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? किले में महल मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? किले में छतरियां भी होंगी, छतरियां व स्मारक होंगे कि नहीं होंगे? बावड़ी, आजकल यानी हमारी तरफ तो बावड़ी का मतलब पागल से माना जाता है। लोग वह गांव में कह देते हैं ना, ये बावड़ी है यानी पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है, वो बावड़ी नहीं है। यहां पर एक सीढ़ीदार कुआं होता है, उसे क्या कहते हैं? बावड़ी। ठीक है। यानी इसमें हम पढ़ेंगे, देखो किलों में दरवाजे, बुर्ज, तो इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको? किलों को। किसको पढ़ेंगे? किले होते क्या है, यानी इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी हमारे यहां पर प्राचीन काल में किन का शासक था? राजाओं का। अब राजा आम जनता के साथ नहीं रह सकते, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको भी फॉलो करना होता है। शासक आम लोगों के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी आक्रमण कर सकता है। शासक ने यदि किसी के लिए साथ थोड़ा भी बुरा व्यवहार कर दिया तो कोई भी उसको मार सकता है। मार सकता है, नहीं मार सकता। लेकिन इन चीजों से बचने के लिए इनके लिए एक सुरक्षित स्थान होता था, जिसे हम क्या कहते थे? किले या किला। एक निश्चित स्थान जो जहां पर राजा व उसका परिवार व उसके जो मंत्रीगण होते थे, जो दरबार में रहते थे, उन सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया, जिसे हम कहने क्या कहा है? किला। अब हम कैसे मान लें कि प्राचीन काल में कोई किले नाम की चीज रही होगी? कैसे मान लें कि प्राचीन काल में कोई किले नाम की चीज रही होगी? तो उस चीज का किसी ना किसी प्रमाण चाहिए, किसी ना किसी चीज का प्रमाण चाहिए, और प्रमाण हमें मिलता है। देखो, सबसे पहले जो किलों का जो प्रमाण मिलता है, यानी भारत के इतिहास के आधार पर बात करते हैं, सबसे पहले जो किलों का प्रमाण मिला है वो एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता से?
सिंधु घाटी सभ्यता से। जब इसकी खुदाई की गई तो हो सकता है इसमें कोई किला निकला हो या उसके कोई अवशेष प्राप्त हुए हो। जब इसकी खुदाई हुई उसके बाद हमें पता लगा कि कोई ना कोई चीज ऐसी रही होगी प्राचीन काल में। अब फिर बात करते हैं कि साहब ये तो हो गई भारत के उपलक्ष्य में, राजस्थान में भी तो कोई स्रोत चाहिए कि ऐसी कोई चीज राजस्थान में भी रही होगी, नहीं रही होगी। इसलिए हमें यहां से जो साक्ष्य मिला है, हमारी एक सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा की सभ्यता है। और ये कालीबंगा की सभ्यता कहां से है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से हमें इसके अवशेष मिले हैं कि राजस्थान में भी कोई किले नाम की कोई चीज रही होगी, कोई वस्तु रही होगी, कोई इमारत रही होगी। अब हमें इसके साक्ष्य मिल गए। फिर हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि साहब प्रमाण भी तो होना चाहिए। ये तो हमें साक्ष्य मिल गया, देखने को हो सकता है हो या नहीं हो, लेकिन हमें उस चीज का प्रमाण चाहिए कि किले कैसे थे, कितने प्रकार के थे, कौन कौन से थे। तो देखो, जब हमारे मन में ये विचार आता है तो हम देखते हैं एक शुक्र नीति है, एक पुस्तक है शुक्र की, शुक्र नीति। उस शुक्र नीति को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 9 प्रकार के किलों का विवरण मिलता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। ठीक है साहब, हमने शुक्र को पढ़ा, लेकिन हमने उसके बाद ही किसको पढ़ा? मनु को। मनु की पुस्तक है मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति में जब हमने उसको खोलकर देखा तो उसमें हमें 6 प्रकार के किलों का विवरण मिला कि प्राचीन काल में कितने प्रकार के दुर्ग रहे होंगे। कितने? 6 प्रकार के दुर्ग रहे होंगे। फिर बात करते हैं साहब, मनु के बाद एक हमारे और एक विद्वान हुए कौटिल्य। ये वही कौटिल्य हैं जिनके द्वारा घनानंद को, यानी भारत का सम्राट घनानंद घमंड के कारण इन कौटिल्य का अपमान कर देता है और ये कसम लेते हैं अपनी चोटी खोलकर। क्या लेते हैं? कसम कि जब तक मैं घनानंद को इसकी गद्दी से ना उतार दूं, मैं इस चुटिया को नहीं बांधूं। पंडित की चुटिया बड़ी खतरनाक होती है। पंडित ब्राह्मण होते हैं ना, इनका कभी श्राप नहीं लेना चाहिए, बड़े खतरनाक होते हैं। कौटिल्य ने कसम ले ली और उसको गद्दी से उतार कर ही अपनी चुटिया की गांठ बांधी थी। तो कौटिल्य कहता है उस अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौन सी में? अर्थशास्त्र पुस्तक में कहता है कि साहब राजस्थान में कितने प्रकार के किले रहे होंगे, भारत में कितने प्रकार के किले रहे होंगे। तो इसने बताए हैं केवल 4 प्रकार। अब बात करते हैं किसकी? शुक्र की। कि साहब इसने जो बताए होंगे वो कौन कौन से बताए होंगे, यानी 9 प्रकार के जो इसने श्रेणियां बताई हैं वो कौन कौन सी बताई हैं। तो पहले हम बात करते हैं शुक्र नीति की। किसकी बात करते हैं? शुक्र नीति के आधार पर 9 प्रकार के किले। पहला है गिरी। पहली श्रेणी कौन सी आ गई? यानी वो किले, वे किले जिनका निर्माण किसी पहाड़ी, किस पर? वह पर्वत पर किया गया है। किस पर?
पहाड़ी व पर्वत पर किया गया है। दूसरा होता है औदक। देखो ये पर्यायवाची भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, गिरी के, पहाड़, पर्वत। औदक का पर्यायवाची किसका है? औदक है जल का, यानी औदक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो जल के मध्य में, यानी चारों ओर से किससे घिरे हो? जल से। वो सभी क्या कहलाते हैं? औदक दुर्ग, जल से घिरे हुए दुर्ग। दो श्रेणी हो गई। तीसरी श्रेणी पारिद। पारिद का मतलब होता है एक प्रकार की, आपने गणित में सुना होगा, पर्दी होती है ना, पर्दी यानी परकोटा। मेड़, अपने खेत की मेड़ होती है ना, अपने घर का जो बाउंड्री कराते हैं उसे भी तो हम क्या परकोटा कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कह सकते हैं। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरे हैं, यानी वे दुर्ग जिनके चारों ओर परकोटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? परकोटा। फिर दिमाग में चौथा कुछ श्रेणी, जब परदी हो गई तो पारिख है। क्या है? पारिख का मतलब होता है खाई, गड्ढा, खाई, यानी वे दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई खुदी हो। क्या हो? गहरी खाई खुदी हो। खाई वाले दुर्ग जिसके चारों ओर क्या खुदी हुई हो? खाई। उसके बाद साहब, उसके बाद 5 नंबर पर हम लेते हैं एरड़। एरड़ का मतलब होता है जंगल। पर्यायवाची क्या होता है एरड़ का? जंगल, यानी वे दुर्ग जो घने जंगल में, और इनके रास्ते कैसे होते? ऊबड़ खाबड़। कैसे? कटीली झाड़ियां, गहरे जंगल के मध्य बनाए जाते हैं। जंगल के मध्य में। ऐसा क्यों होता था? ऐसे ये जंगलों के बीच में क्यों बनाते? परकोटा क्यों बनाते? और यानी जल के चारों ओर खाई क्यों बनाते थे? दुर्ग की सुरक्षा के लिए, कि कोई भी दुश्मन आसानी से दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए ये निम्न प्रकार की श्रेणियों को उसमें शामिल करते थे कि हमें दुर्ग बनाना है तो कैसा बनाना है कि साहब ये दुर्ग बना दिया। अब अगर ये सामान्य है तो फिर भी आम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, चारों ओर से ले सकते, नहीं ले सकते? लेकिन ये दुर्ग यदि किसी परकोटे से बना घिरा हुआ है, या किसी जंगल में है, या पहाड़ी पर ऊंचाई पर है, तो आम व्यक्ति वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सुरक्षा का घेरा होता था चारों ओर। आ रही है समझ में? उसके बाद बात करते हैं हम, एक दुर्ग की श्रेणी और है धानवन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेत या मरुस्थल। कैसा? या जहां पर जल नहीं पहुंचता है। कैसा? यानी मरुस्थल, मिट्टी से, रेत से घिरे हुए ऐसे दुर्ग जहां पर किलोमीटर तक, दूर दूर तक रेत है। आपने भी सुना होगा जब पढ़ा होगा कि साहब हमारे राजस्थान में ऐसे भी दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। क्यों? क्योंकि वे बीच मरुस्थल में बनाए हुए हैं, वहां आम व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, दूर दूर तक पानी नहीं है।
दुश्मन पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो, क्या कहलाते हैं? कितने हो गए? 5 है के 6? कितने है के? 6। 7वां है वन दुर्ग। कैसा? ऐसे दुर्ग जो घने वनों में, यानी जिनके चारों ओर वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, वनों से घिरे हुए, जैसे कि हमारा रणथंभौर चारों ओर क्या है? उद्यान है कि नहीं है? गहरे घने जंगलों से व वनों से घिरा हुआ, वनों से घिरा हुआ, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर घने वन हैं, वे सभी क्या किसकी श्रेणी में आते हैं? वन दुर्ग की श्रेणी में। 8वां है सैन्य। 8वीं श्रेणी कौन सी है? सैन्य दुर्ग, यानी वे दुर्ग जिनकी सुरक्षा कौन करते हो? सैनिक, यानी सैनिकों से घिरा हुआ दुर्ग, सैनिकों से घिरा हुआ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? एक दुर्ग की श्रेणी और बताई है जिसे कहते हैं हम सहाय दुर्ग। क्या कहते हैं? ये क्या है, बता सकता है आप में से कोई? प्राचीन काल में राजा के रिश्तेदार आते थे, नातेदार, सबके आते होंगे, अतिथि पर नहीं आते किसी के? आते हैं। तो क्या है, अब राजा उनको कहां ठहराए? तो प्राचीन काल में राजा उनको अपने पास नहीं रखते थे कि यदि मैं इनको अपने पास में रखूंगा तो हो सकता है यहां महीनों तक नहीं जाए। भाई कोई जाएगा क्या? आपको सारी सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल जाए, एसी रूम मिल जाए, खाने को बढ़िया बढ़िया पकवान मिल जाए, आप आ सकते हो क्या कहीं से? नहीं आ सकते। तो इसीलिए राजा परिवारजन व रिश्तेदारों के लिए एक अलग से दुर्ग का निर्माण करवाता था, जिसमें कौन रहेगा? उसके रिश्तेदार व परिवारजन। कौन? परिवारजन यानी काका ताऊ, ये नहीं कि उसके बीवी रहे या बच्चे रहे, उनको तो छोड़ ही नहीं सकता वो, ठीक है? परिवारजन के लिए निर्मित दुर्ग। और यह देखो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में यानी दुर्गों की वह कौन सी श्रेणी है जिसका विवरण या जिसके अवशेष राजस्थान से नहीं मिले हैं? तो ऐसा दुर्ग, ऐसी श्रेणी कौन सी है? इसका राजस्थान में कोई भी अवशेष नहीं मिला है। ना ही कोई दुर्ग आपने ऐसा पढ़ा होगा कि राजस्थान में किसी रिश्तेदार के लिए एक दुर्ग बनाया हो, या तो राजा अपने लिए बनाया या अपनी रानियों के लिए, किसी और रिश्तेदार के लिए कोई दुर्ग नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि रिश्तेदार हमारे पास जमे। एक रिश्तेदार जमा था राजस्थान में, आपने देखा होगा, रणमल। सुना है नहीं सुना है? मोकल की भी हत्या करवा दी और कुंभा को भी मारना चाहता था और अपनी बहन का विवाह भी वृद्ध व्यक्ति के साथ कर दिया। तो ऐसे रिश्तेदारों की वजह से राजा बहुत परेशान रहते थे, इसलिए एक भी दुर्ग नहीं बनवाया। इसलिए राजस्थान में सहाय दुर्गों की श्रेणी का एक भी दुर्ग नहीं है, ठीक है? दुर्ग की श्रेणियां
उसके बाद हम बात करते हैं कि साहब भारत में पहला दुर्ग कौन सा बना होगा। सामान्य जो परिचय होता है वो ये है कि साहब भारत में पहला दुर्ग कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत की, भारत का सबसे प्राचीन दुर्ग पता है किसी को? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बताने का प्रयास किया था। देखो ये भी बच्चे की एक हिम्मत होती है, उसके दिमाग में जो भी था उसने बताया, लेकिन जो यहां मूर्तियां बनकर बैठे हैं उनसे तो बैठ रहे, क्योंकि ये बेटा भारत का नहीं है, यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन। हम दाद देते हैं इतने बच्चों में, सिर्फ एक बच्चे ने हिम्मत की। यानी भारत का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटिंडा। कहां पाया जाता है? भटिंडा में। और भटिंडा कहां है? पंजाब में। एक किला है मुबारक नाम से। किस नाम से है? मुबारक किला। भारत का सबसे प्राचीन किला है। अब जब ये कहेंगे गुरुजी प्राचीन बता दियो, देखो एक में क्या है, मेरी भाषा है भरतपुर की, अगर भाषा में किसी को कोई भी समस्या है तो बता देना, मैं चेंज कर लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं झलक जाती है हमारी, कितना भी रोकूं फिर भी भरतपुर की भाषा निकल जाती है। ठीक है, बात की हमने प्राचीन, तो भारत का सबसे नवीन, भारत का सबसे नवीन किला, नवीन यानी नया किला कौन सा है? किसी को पता है? भारत का, भारत का सबसे नवीन, जब भारत की बात करते हैं तो आपको पता है एक जैसलमेर में एक किला है, और इस किले का नाम है मोहनगढ़। क्या नाम है? यह किला ऐसा है जो 1945-46 में बनाया है। तो सबसे नवीन नया निर्मित जिला, सॉरी किला कौन सा है? मोहनगढ़। कहां से मिला है? जैसलमेर। नवीन, इसे हम जवान किला भी कहते हैं। कैसा है ये? अभी जवान हुआ है। कैसा किला कहते हैं? जवान। बात करते हैं, भारत की हो गई भी, बात करते हैं किसकी? राजस्थान की। कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? भटनेर। अब भटनेर का ही क्यों है? क्योंकि सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिला? हनुमानगढ़ से। अब जहां से मिलेगा पहले वही तो किला बनेगा भाई, वही तो बनेगा जहां से साक्ष्य पहले मिला है, और वही किला पहले बना है। क्या? भटनेर का दूसरा नाम हनुमानगढ़ का किला। यह ऐसा दुर्ग रहा है जिस पर सबसे ज्यादा संकट रहा है। कैसा रहा है? क्यों रहा है? इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। किसके कारण?
ये मान लो कि अपना भारत, और भारत में राजस्थान कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान है। इसके पास में ही है गुजरात है, इधर है दिल्ली, यूपी, है कि नहीं? अब यहां पड़ता है क्या? हनुमानगढ़। सपोज कर लो, मानने में क्या है, यदि कोई भी शासक दिल्ली से कहां जाता? गुजरात अभियान को। कहां जाता? गुजरात अभियान को। या इधर से कोई भी शासक जाता इधर कोई अभियान करने, तो बीच में क्या पड़ता था? क्या पड़ता था? जब कोई भी शासक लंबा सफर करके आए तो बीच में उसको थकान होती है नहीं होती है? अब थकान होगी तो कहां रुके? समस्या। तो ये क्या यहां भी शासक रहते थे? अब वैसे तो कोई ठहरने नहीं दे, ठहरने देगा क्या अपने घर में? नहीं। तो क्या करते थे? पहले इस पर चढ़ाई करते थे, इसको लड़ाई करने के बाद इसको जीतते थे। तो सबसे ज्यादा आक्रमण जो विदेशी हुए हैं, इसमें शब्द आएगा विदेशी, क्योंकि देखो राजस्थान के लोग तो राजस्थान में ही रहेंगे। बाहर से गुजरने वाला जो व्यक्ति, साइड से गुजरने वाला प्रत्येक जो शासक था वो इस पर आक्रमण करके चलता था। तो इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर? कौन से किले पर? अब बात आती है स्वदेशी। स्वदेशी आपको बता दिया मैंने, ये राजस्थान, और राजस्थान में अजमेर कहां पड़ता है? बीच में। अब कोई इधर से लड़ाई लड़ने जाए, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, सबकी नजर किस पर? तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, उसमें विदेशी नहीं हो चाहे देशी नहीं हो, शब्द आएगा सर्वाधिक आक्रमण। यदि विदेशी होगा शब्द में तो उत्तर आएगा, यदि कुछ भी नहीं हो केवल सर्वाधिक आक्रमण हो तो उसका उत्तर आएगा हमारा कौन सा? किस रानी के नाम पर रखा गया इसका नाम? किसने रखा? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। जब ये रानी रूठ कर चली गई थी, काफी लंबे समय तक इस किले में रही थी, तो इसने क्या है, इस किले की मरम्मत करवाई और उसका नाम सर्वाधिक आक्रमण, विदेशी आक्रमण। अब बात थी हमारी ये सबसे प्राचीन, हो गई क्लियर? अब बात आएगी राजस्थान का नवीन। राजस्थान की बात चल रही थी, नवीन दुर्ग। जब हमने राजस्थान पूछ लिया और ये जो दुर्ग था जब भारत की तरफ से नया था तो राजस्थान में है, तो राजस्थान की तरफ से भी नवीन दुर्ग कौन सा होगा? कौन सा होगा? मोहन दुर्ग। और गुरुजी मोहन दुर्ग ऑप्शन में नहीं आए तो? ये ऑप्शन में नहीं आया तो हम किसको चुनेंगे? कौन से को? इसका सही आंसर होगा हमारा लोहागढ़। लोहागढ़ का निर्माण हुआ है 1700। दूसरा किला नवीन दुर्ग, दूसरा लोहागढ़। इसे किन नामों से जाना जाता है? अजय दुर्ग। क्यों? क्योंकि इसे अंग्रेजों ने काफी प्रयास किए, 6 से 7 बार हमला किया लेकिन नहीं जीत पाए। रीजन क्या है? रीजन है इसकी जो बनावट है। क्या है?
बनावट है इसकी कैसे, देखो ये चारों ओर तो हो गई खाई, क्या हो गई, ये हो गई खाई, जिसमें गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई है, इसमें आज तक जो उतरा है ना वो वापस नहीं आया। केवल वापस कौन आते हैं, जो इसमें सफाई करते हैं वो। क्यों, क्योंकि वो नावों के माध्यम से सफाई करते हैं। उसके बाद है इसमें चारों ओर मिट्टी का टीला, चारों ओर क्या है, मिट्टी की एक प्राचीर है, दीवार है। अब अंग्रेज आते तो यहां तोपे लगाते, यहां तोपे लगाते। अब वो तोपों की जो नाल होती है ना, उसको अगर थोड़ा नीचा रखते तो जो इस तोप के गोले थे वो इस मिट्टी में धंस जाते हैं। किस में धंस जाते हैं, इसकी बनावट ऐसी है कि यदि थोड़ा सा भी नाल को नीचा किया तो मिट्टी में धंस जाता, चलता ही नहीं था गोला। ऊपर किया तो इधर से चलाया उधर निकल गया पार, यानी इधर से गोला चलाया तो यहां कौन, अंग्रेजों की सेना रहती थी, अपनी सेना पर खुद ही वार करते थे। काफी लंबे समय तक यहां लॉर्ड लेक नाम का जो वहां का जो सैनिक था ना, उनकी तरफ से जो अभियान करता था लॉर्ड लेक, उसने 5 से 6 बार प्रयास किया लेकिन नहीं जीत पाया। आखिर में इसने समझौता किया था राजा रणजीत सिंह से। किससे, दो चीजें हमेशा रही हैं दो लोगों के दिमाग में, एक अकबर, अकबर ने पूरे भारत को जीत लिया था लेकिन मध्य मेवाड़ को नहीं जीत पाया। जब अकबर मरा था तो उसके दिमाग में यही चीज थी कि मैंने संपूर्ण विजय, यानी मेरी भारत की संपूर्ण विजय के बीच में कौन आया, मेवाड़। ऐसे ही अंग्रेजों ने कहा था हमने लगभग पूरे भारत को जीत लिया लेकिन एक दुर्ग जिसकी वजह से हम भारत विजय नहीं कर पाए, कौन सा, लोहागढ़। ठीक है, ये हो गए हमारे नवीन और प्राचीन दुर्ग। अब बात करते हैं इनके जो दुर्ग है, इनके सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कुवारा किला, क्यों कहा जाता है इसे कुवारा किला, क्योंकि इस पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ था। कौन सा है, वाला किला, और ये कहां है, अलवर में। इसी प्रकार से बात करते हैं कि सबसे भयानक किला, सबसे भयानक किला जिसे हम भूतों का किला भी कहते हैं। अब तो आ गया होगा उत्तर, कौन सा है, भानगढ़ का। यह भी कहां पाया जाता है, अलवर में है। राजस्थान के 2 लिविंग फोर्ट किले, सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़ का। लिविंग फोर्ट क्या होता है, लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जहां पर लोग रहते हो और खेती की जाती हो, क्योंकि लोग रहेंगे तो वहां पर क्या की जाएगी, खेती। ऐसे राजस्थान में केवल 2 किले हैं, एक हो गया चित्तौड़ का और दूसरा हो गया जैसलमेर का, सोनारगढ़। कौन सा, सोनारगढ़। अब सोनारगढ़ की बात करते हैं। यह एक ऐसा किला है जहां पर मैंने अभी बताया था सामान्य पैरों से नहीं जा सकते, तो उसके लिए कैसे पैर चाहिए साहब, यानी पत्थर की टांगें,
कैसी टांगे? क्यों? ऐसे जाएंगे तो पैर जल जाएंगे गर्मियों में, नहीं जलेंगे क्या? तो इसलिए इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को पत्थर की टांगे चाहिए। दूसरी बात यह है कि साहब इस किले की जो छत है वो लकड़ी से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? किससे बनाई है? यानी जो ये छत होती है ना, इसकी जो छत है वो किससे बनाई है? तीसरी बात, और पता है किसी को? नहीं पता। इस किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग? तो साहब कैसे बना दियो वो? बताओ, बिना चूने के कैसे बना देंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े कटिंग के पत्थर आए और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा है, और छत तो लकड़ी की है ही है, तो सीमेंट चूने का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा किला है? गुरुजी हमने तो एक ऐसा किला भी सुना है जहां में नींव ही ना खोदी गई है कि नहीं है? कौन सा किला है? कौन सा? ऐसा किला है गागरोड का। क्यों? किला यानी नींव खोदने के लिए मिट्टी चाहिए, और वो किस में बना हुआ है? जल के बीचों बीच में। तो जल के बीचों बीच में नींव कहां से खुदेगी? खोद देगा क्या कोई? है कोई वीर योद्धा जो जल में नींव खोद के और वहां पर दीवार बना दे? नहीं। तो राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में नींव नहीं रखी गई, बिना नींव का किला, तो गुरुजी वो टिकाई पर रोए। तो ऐसा कहा जाता है कि पत्थर के बड़े बड़े टीले फूट लाए गए और वो उसमें डाले गए और उन पर उसकी चिनाई की गई। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में गागरोन का किला ऐसा है जिसके निर्माण में नींव नहीं लगाई गई। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। यानी ये देखो, प्रश्न आजकल क्या है, प्रश्न आते हैं विशेषताओं से। ये प्रश्न आजकल नहीं आ रहे कि सिर्फ कौन से किले का निर्माण किसने बनाया करवाया है, ये आते थे पहले। अब आएंगी विशेषताएं। और कई बार पूछा गया है, ये तो देखो कि वह कौन सा किला है जहां पर पत्थर की टांगों से जाया जाता है। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। वह कौन सा किला है जो वन से घिरा हुआ है? देखो, जो औदक, जो दुर्ग है ना, अपने औदक यानी जल से घिरे हुए, वो दो दुर्ग हैं। एक तो है गागरोन, गागरोन का है, और दूसरा है शेरगढ़। अब एक चीज और, शेरगढ़ नाम के दो किले मिलेंगे आपको। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी 12 के धौलपुर 12 है। तो ये जो जल से घिरा हुआ है ना, ये 12 वाला है, धौलपुर वाला, क्योंकि धौलपुर में तो पथरीला क्षेत्र है। कैसा है? पथरीला क्षेत्र है, इसलिए जो ये जो शेरगढ़ है ना, ये 12 वाला है। कि साहब हमने तो ऐसा भी सुना है कि राजस्थान में कोई ऐसा किला रहा है जो ऐसा दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई तारा हो।
यानी दूसरा तारागढ़, तारागढ़ भी दो है या नहीं है? तारागढ़ कितने हैं? दो। एक तो हो गया अपना अजमेर वाला और एक हो गया अपना बूंदी वाला। आपने एक और सुना होगा कि साहब एक मिट्टी का किला, मिट्टी का नकली किला बनाया गया था। कहां बनाया गया? जिसको ध्वस्त किसने किया था? राणा लाखा ने। यानी राणा लाखा ऐसी प्रवृत्ति का इंसान था, कुछ भी कह सकता था वो। राणा लाखा का विवाह हुआ था, बूंदी रानी हाड़ा रानी थी उससे। विवाह के 3-4 दिन बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तो लाखा ने पूछा, रानी ये बताओ कि बूंदी अच्छा है या फिर हमारा मेवाड़ अच्छा है? रानी कह रही हमारा बूंदी अच्छा है, क्योंकि बेचारी नई नई आई थी। वह दोबारा से पूछा गुस्से में कि हमारा मेवाड़ अच्छा है कि बूंदी अच्छा है? बेचारी ने फिर बोल दिया कि बूंदी अच्छा है। दोबारा से फिर तलवार हाथ में लेके पूछा, बता कौन सा अच्छा है? कि साहब आपका मेवाड़। डर गई, राजा के दिमाग में टेंशन हो गई, ये तो तलवार की दम पे बोली है, नॉर्मल तो बूंदी बूंदी चिल्ला रही। एक बार और पूछा, बताओ आपका बूंदी अच्छा है कि हमारा मेवाड़ अच्छा है? कि साहब हमारा बूंदी अच्छा है। राजा तुरंत खड़ा हो गया, कसम ले ली, मैं आज के बाद रोटी पानी जब खाऊंगा पहले बूंदी है ध्वस्त कर दूंगा। जब तक मैं बूंदी को ना जीत लूं, जब तक मैं ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं। जितने भी सरदार आसपास खड़े थे समझाओ, अरे महाराज बूंदी ऐसा थोड़ी है जो यहां से बाहर निकले और बूंदी पहुंच गए। काफी दूरी पे है बूंदी, आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे बूंदी पहुंचने में। कैसे जीतोगे आप? कैसे भूखे प्यासे कैसे रहोगे? कि नहीं, अब तो हमने कसम ले ली तो ले ली, क्योंकि हम मेवाड़ के महाराणा हैं, हम मेवाड़ के राणा हैं, हम कभी पीछे नहीं हट सकते। अब तो हम रोटी पानी तभी खाएंगे। सरदारों ने सोचा, वन की ऐसे तो मर जाएगा ये, क्या करें? एक सरदार ने दिमाग लगाया, वन की ऐसा करते हैं, इसको क्या पता है बूंदी का किला कहां है, इसने देखा थोड़ी है। तो ऐसा करते हैं भाई साहब, इस मेवाड़ से बाहर और एक नकली किला बना देते हैं मिट्टी का, और महाराज को लेके चलेंगे, वही हमला कर देंगे हम। ऐसे कहते हैं कि इन्होंने ऐसी प्रक्रिया आराम से की और राणा लाखा पहुंच गया। राणा लाखा ने जैसे ही आदेश दिया कि ध्वस्त करो, उधर से तीर चलकर आया। राणा लाखा टेंशन में, इधर जो सामंत सरदार थे वो टेंशन में कि यार हमने तो ये रात रात में बनाया, हम कौन आवश्यक, किसने तीर चलाया है उधर से? तो ऐसा कहा जाता है कि हाड़ा रानी का भतीजा था हाड़ा कुंभा, उसने कहा ऐसे नहीं दूंगा, नाम रख दिया है अपने बूंदी, बिना लड़े इस नकली किले को भी नहीं दूंगा। क्या हुआ, बेचारा अपनी जिद पे अड़ गया, इधर लाखा जिद पे अड़ा हुआ था। नकली किले को ध्वस्त किया गया और हाड़ा कुंभा की उसमें कुर्बानी हुई। तो नकली किला मिट्टी का किसने जीता, कहां जीता? तो प्रश्न आ जाएगा कि बताओ निम्न में से जो मिट्टी का नकली किला कहां बनवाया गया? उत्तर आ जाएगा बूंदी।
ऐसे ही ये जो तारागढ़ है बूंदी का, ये यानी दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई तारा चमक रहा, तो इसलिए कहा दिया क्या, तारे की आकृति का, तारे की आकृति का किला। कौन सा, कौन सा? अब बात करते हैं कि साहब सर्वाधिक धनी किला। धनवान, धनी का मतलब होता है धनवान, ज्यादा पैसे वाला। इसका सही आंसर आएगा जयपुर का आमेर। कौन सा? रीजन क्या है? रीजन यह है कि आपने पढ़ा होगा इंदिरा गांधी, पढ़ा होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने लगातार 4 दिन तक इस किले की खुदाई करवाई और इसमें हीरे जवाहरात सारी, यानी 3-4 दिन तक दिल्ली हाईवे को बंद रखा और सारा जो खजाना था, मुगलों का खजाना जयपुर में ही ज्यादा रहता था कि मुगल कहां रहते थे, तो सबसे ज्यादा जो धनाढ्य किला है, जो पूंजीपत, जो धनवान किला है, वो कौन सा है? आमेर का। आया कुछ समझ में? यानी ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे किलों से पूछे जाते हैं। और प्रश्न आते हैं हमारे यहां पर साकों से, यानी सबसे ज्यादा साके, सबसे ज्यादा साके, सबसे ज्यादा साके किस किले में हुए हैं? चित्तौड़ में। कितने याद हैं तीनों? कब कब हुए? पहला कौन सा हुआ था? 1303 का। किसने किया? भाई यहां हमारी फूफी तो करवे आवेगी नहीं, यहीं की रानी ने किया होगा, और वो है थी हमारी पद्मा। कितनी रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ। दूसरी बात, जिसे हम पता है राजस्थान का दूसरा साका कहते हैं, चित्तौड़ का पहला साका कहते हैं। दूसरा साका रानी कर्मावती ने। यहां केसरिया किसने किया था पता है? बाघ सिंह ने। और बाघ सिंह कहां का निवासी था? प्रतापगढ़ का, क्योंकि प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में देवलिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कहां का था वो? देवलिया का। कौन? बाघ सिंह। और देवलिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के नाम से। किस नाम से? तीसरा साका एक राजस्थान में खिला था, क्या? फूल। और वो राजकुमारी थी तो फूल कवर के नाम से जानी गई। फूल कवर किसकी पत्नी थी? फत्ता की। फत्ता किसका जीजा था? जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया याद है, जो उदय सिंह के सेनापति थे, जयमल और फत्ता। जयमल के चाचा की लड़की थी कौन? मीरा। रतन सिंह सेकंड की पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ हुआ था। तो इन चीजों को आपस में जोड़ के रखा करो। किसने किया? किसकी पुत्री थी ये? बीरम देव की।
और बीरमदेव भाई था रतन सिंह का, और फूल कंवर का भाई था कौन? जयमल। जयमल का जीजा, ये दोनों जो केसरिया करते हैं ये कुंभलगढ़ की चित्तौड़ के किले में करते हैं। कहाँ करते हैं? चित्तौड़ के किले में। अकबर जब इनकी वीरता से प्रसन्न होता है तो इनकी गजारूढ़ यानी हाथी पर विराजित मूर्तियां कहाँ लगवाता है? आगरा के किले में। कहाँ लगवाता है? आगरा के किले में। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं वर्तमान में कहाँ लगी हुई हैं? बीकानेर का नाम सुना है? जमीन का जेवर सुना है नाम? जमीन का जेवर, जा से जेवर और जा से जूनागढ़। जा से जेवर और जा से जूनागढ़। कहीं भी प्रश्न आ जाए उत्तर ठोक देना। क्या करें, आजकल तुक्के भी बड़े ढंग से लगाने पड़ते हैं। यानी जूनागढ़ क्या हो गया? जूनागढ़ के किले के बाहर ये मूर्तियां वर्तमान में लगी हुई हैं। इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। क्या गुरुजी विशेषताएं तो बहुत बता दें, अब ये बताओ कि यूनेस्को ने भी तो अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हैं। याद है किसी को? याद है? लेकिन आज के बाद सबको याद रहेंगे। यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल की सूची में शामिल कितने किले? कितने? 6। तुम्हारे यहां जो 6 शब्द बोलता है उसे थोड़ा सा अलग ही बोलते हैं। कल मैं वहाँ दलौट में भी पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से, बच्चों से, तो वहाँ भी उन्होंने 6 बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया क्या बोला। तो मैंने उनसे पूछा दोबारा से इंग्लिश में बोलो। जब उन्होंने बोला 6, जब मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं? 6। कौन कौन से? अब ये बताओ सबसे पहले कि इस समय किस फल का सीजन चल रहा है? इस सीजन में सबसे ज्यादा बिकने वाला फल क्या? केला। केला तो 12 मास ही चलती है, केला का कोई सीजन नहीं है, भूल जाओ। ये तो आप कभी भी ले लेना, वहीं मिल जाएगी, उसी मौसम में मिल जाएगी केला। तो कौन सा है? आम के बाद किसका सीजन आएगा? नहीं, फलों में चीकू का आएगा। और चीकू के बाद आएगा भाई साहब गाजर का हलवा। खाने का मन करता है फरवरी में, नहीं करता है क्या? शिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है उस दिन गाजर का हलवा बनाया जाता है। किस किस को पसंद है? मेरा तो फेवरेट है। आम से हो गया, ची से हो गया, का से हो गया, कुंभलगढ़। गा से हो गया, जा से हो गया, जैसलमेर का जो किला है सोनारगढ़। और रा से हो गया। अब बताओ सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
भूल जाएंगे क्या? आंख बंद करके कोई, अगर तुम कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो है ना, और जब तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ निम्न में से कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, तो बता सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं ना। इससे पहले याद करने की बड़ी टेंशन रहती थी, लेकिन इस चीज को याद रखना कि सबसे पहले हमने देखा था आम का सीजन आया, फिर चीकू का आया, और फिर और आपकी विश्व धरोहर सूची के जो 6 किले हैं वो यानी गारंटी के साथ अगर कोई भी प्रश्न आपका किलों से बाहर आएगा तो लगभग मैंने जो भी प्रश्न बताए हैं अभी, वो तो हम अभी एक एक किला जैसे हम पढ़ेंगे तो साथ साथ और लिखाते चलेंगे। एक भी प्रश्न की गारंटी ले रहा हूं, हर बच्चा सॉल्व करेगा किलों का प्रश्न, आंख बंद करके करेगा। कि गुरुजी आंख बंद करके हम कैसे भरेंगे वो मार्कशीट है? लेकिन पहले टिक तो लगा लेंगे ना। सबसे सुंदर किला कौन सा है? ब्यूटीफुल, क्योंकि भयानक बता दिया तो सुंदर भी बताना जरूरी है। हाँ, कौन सा किला है सबसे सुंदर? मेहरानगढ़ का किला। ऐसा लगता है जैसे दूर से देखने पर जैसे कोई मोर बैठा रखी हो, मोर की आकृति का, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदर मोर की आकृति बना के रख दी हो। तो ब्यूटीफुल किला कौन है? राजस्थान का वह किला जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख, कुंभलगढ़, क्यों? सॉरी, कटारगढ़। कौन सा है? क्योंकि जो एक कुंभलगढ़ है ना, इसके ऊपर छत पे बनाया है इसे, और इसी में निवास होता था किसका? इसी में हत्या हुई उसकी। किसकी? किसने की? किसने? उदा ने, जिसे मेवाड़ में उदयकरण के नाम से, मेवाड़ का पहला पितृहंता शासक, पिता को मारकर शासक बना था। पितृहंता का मतलब होता है पिता को मारकर। कौन था? उदा। और उदा ने किसकी हत्या की? कुंभा कहां रहता था? कटारगढ़ कहां पाया जाता है? आ गया समझ में? अब प्रश्न आए, उदय सिंह का लालन पालन, महाराणा प्रताप का लालन पालन कौन से किले में हुआ? प्रश्न पूछे कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ, और महल पूछे तो बादल महल, और अकबर का पूछे तो पता है अकबर का जन्म हुआ था, ये हुआ था, अमरकोट का राजा था, उसके महलों में, और उस महल का भी नाम था बादल। तो बताओ क्या आंकड़ा बैठा है? दोनों का जन्म हुआ है कहां? अकबर का और प्रताप का। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। प्रताप से डरता था अकबर, कभी सामने नहीं आया, डर लगता था। ठीक है, तो ये कौन सा किला हुआ? अब तुम बताओ साहब कि किलों से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर चला जाएगा क्या? ऐसे कौन से बालक है जो मैंने यहां बताया उसे याद नहीं हुआ? क्योंकि मेरी गारंटी ये होती है, नौकरी लगाने की गारंटी नहीं देता मैं, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि जो यहां पढ़ा रहा हूं 80% में याद यहीं करा दूंगा।
बाकी का 20% तो भाई साहब घर जाके भी पढ़ना होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि कोचिंग कितना भी जोर लगा ले, टीचर कितना भी जोर लगा ले, जब तक बच्चे के अंदर से मांग नहीं आएगी कि नौकरी लग नौकरी लग, तब तक उसे कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि सही कहा है किसी ने, सफलता उनको मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनके हौसले बुलंद हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, ना बरसात रोक सकती, ना आंधी रोक सकती। नौकरी लगना तुम्हारे हाथ में है। हम तुम्हें सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बाकी का आपकी 20%, 25%, 30% भूमिका हमें चाहिए। कितनी चाहिए? मात्र 30%। बाकी की 70% तो हमें। हम यहां जो पढ़ा रहे हैं, आपका 30% इसलिए मांग रहे हैं। आप जो यहां 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वहां जाके आप 3 घंटे में उसको देख लो। 3 से 4 घंटे कम से कम घर पढ़ो। क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूंगा 6 घंटे पढ़ो, तो तुम 6 घंटे यहां और 6 घंटे वहां। गुरुजी हमें आईपीएस बनावे के चक्कर में, आईपीएस नहीं। जब भी कोई भी बालक निराश हो जाए, 2 मिनट आंखें बंद किया करो और उस व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने होना चाहिए जिसे हम सबसे ज्यादा इज्जत दे रहे हो, और सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की इज्जत होनी चाहिए। और समाज में इज्जत जब बनती है जब पैसा होता है। और पैसा कब आएगा? कोई मजदूरी करने से पैसा नहीं आता है, मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरता है। जब हम पे पद होगा, क्योंकि समाज में सम्मान होता है पद का, व्यक्ति का नहीं है। आज आप यहां बैठे हो, आप में से कलेक्टर बन जाने दो किसी को, यहां का जो तहसीलदार होगा, डीएम होगा, सब कुछ सलाम ठोकेंगे। नहीं ठोकेंगे क्या? और अभी आप उनसे मिलने जाएं तो पानी की भी नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे क्या? तो किसकी इज्जत है? पद की। प्रत्येक व्यक्ति, मैं ये चाहता हूं कि पद ले। और ये जब मिलेगा जब आप लोग मेहनत करोगे। ना तो गुरुजी कोई अकेले मेहनत कर सकते, ना आपके माँ बाप पैसा दे सकते, हम यहां से आपको ज्ञान दे सकते हैं, बाकी की मेहनत का काम। ठीक है। भाषा में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि देखो मैं तो भरतपुर की भाषा क्या करूं, 35 साल हो गए वहां रहते रहते, नहीं छोड़ सकता। हालांकि मेरी भाषा ऐसी है कि मैं सीकर रह के आया हूँ, सीकर पढ़ाया है 2 साल, जयपुर पढ़ाया है 5 साल, सबका मिक्स निकलता है। अब मेवाड़ में आया हूँ तो मेवाड़ के महाराणाओं से टक्कर तो नहीं ले सकता, क्यों? मैं ठहरा भरतपुर का सूरजमल का वंशज और तुम ठहरे प्रताप के वंशज, तो फर्क तो है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सबको उनके निश्चित पद पर बैठा के जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा शुभ नाम है अर्जुन सिंह सोलंकी, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है।